Hello student, myself तृप्ति सादानी, I am assistant professor from हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। आज मैं आप लोगों को कॉमर्स का एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फंड फ्लो स्टेटमेंट वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फंड फ्लो स्टेटमेंट जैसे नाम से ही पता है, कोष प्रवाह विवरण एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हमारे बिजनेस के कोष को, फंड को, फ्लो को शो करता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट पूरे वर्ड का मीनिंग समझने से पहले हम इसके सिंगल इंडिविजुअल वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले फंड क्या होता है? फंड को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो फंड मतलब कैश होता है, रोकड़। पर फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम इसको एक ब्रॉड व्यू में समझेंगे। फंड मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, कोष, कार्यशील पूंजी हमारे बिजनेस की। फंड के अंतर्गत जो हमारी वर्किंग कैपिटल होगी बिजनेस की, वो शो करेगा हमारे फंड को। वर्किंग कैपिटल मतलब होता है हमारी करंट एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटीज, व्यापार की जितनी भी चल संपत्तियां होती हैं, चल संपत्तियों में हम करंट एसेट्स में हम कैश को, डेटर्स को, स्टॉक को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट्स को लेंगे और हमारे बिजनेस के जितने भी करंट लायबिलिटीज हैं जो कि कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे होते रहते हैं दायित्व, ऐसे लायबिलिटीज को माइनस करेंगे जो कि होंगे क्रेडिटर्स, आपके बिल्स पेबल्स। उनके माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे बिजनेस की कार्यशील पूंजी, जो हमारे बिजनेस के डेली एक्सपेंसेस, डेली खर्चे के लिए जो हमें लगती रहती है, वो पूंजी हमें बिजनेस में कंटिन्यूअसली एक कैपिटल के रूप में, आवश्यक रूप में रखनी पड़ती है, वो हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। सेकंड आता है फ्लो। फंड, वर्किंग कैपिटल, फ्लो मतलब होता है किसी चीज का बहाव। अगर हिंदी में समझे, फ्लो मतलब बहाव। फंड का फ्लो किस तरह से होता है? या तो फंड फ्लो आपका क्या होगा, व्यापार में आएगा या व्यापार से जाएगा। फ्लो मतलब होता है किसी भी चीज का चेंज, उसका परिवर्तन, कि परिवर्तन किस रूप में हो रहा है। फंड आपका व्यापार में आ रहा है कोई वस्तु या व्यापार से जा रही है, तो चेंजेस किस रूप में हो रहे हैं, या तो वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव होंगे तो हमारे बिजनेस में हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ती है और अगर नेगेटिव होंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल कम होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब विवरण, ऐसा विवरण जो हमारे फ्लो को शो करे, जो हमारे फंड के फ्लो को शो करे। अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमारे फंड के सोर्सेस और एप्लीकेशन। तो सोर्सेस मतलब आपकी बिजनेस में जो भी वस्तु, जो भी कैपिटल आपकी जिस रूप में आ रही है, उसके क्या क्या सोर्सेस हैं, कौन कौन से स्रोत है, किस माध्यम से वो आ रही है। एंड एप्लीकेशंस मतलब आप जो सोर्सेस के थ्रू वर्किंग कैपिटल हमें मिली है, जो फंड हमें मिला है, उसका हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशंस मतलब उसका उपयोग। तो फंड का आना, उसके क्या क्या स्रोत है आने के, और उनका हम यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं, उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इन दो चीजों को शो करने वाला एक ऐसा स्टेटमेंट हमारा जो कि इज अ टेक्निकल डिवाइस। ये एक टेक्निकल डिवाइस है जो डिजाइन किया जाता है किसको दिखाने के लिए? एनालिसिस द चेंजेस इन द फाइनेंशियल कंडीशन। एक बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन के चेंजेस को, क्या परिवर्तन हो रहे हैं हमारी वित्तीय स्थितियों में, बिजनेस के फाइनेंस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को शो करने के लिए, उनका एनालिसिस करने के लिए एक डिजाइन फॉर्म होता है, एक फॉर्मेट होता है जो कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये जो चेंजेस हैं ये आपको शो होंगे दो डेट्स के बीच की फाइनल अकाउंट्स में। हम हमारे बिजनेस में फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट्स है। तो जब इन फाइनल अकाउंट को बनाने के बाद बिजनेस का कोई भी काम खत्म नहीं होता कि हमें हमारा बिजनेस में नेट प्रॉफिट मिल गया, बैलेंस शीट बन गई, हमारे बिजनेस के हमने
आपकी आर्थिक स्थिति पता कर ली, तो वहीं हमारा काम खत्म नहीं होगा। उसके बाद हमको ये देखना है कि हमारा जो फाइनल अकाउंट है जिससे हमें नेट प्रॉफिट मिला है, हमें करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड लायबिलिटीज का पता चला है, वहीं आपका बिजनेस, अब उसके आगे हम हमारे फाइनल अकाउंट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। मैनेजमेंट का काम है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है, जो कि आपको 12th में फाइनल अकाउंट में भी टॉपिक रहेगा 12th बेसिस पे। ये आप अगर आगे बीकॉम करेंगे, बीबीए करेंगे तो भी ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 साल के किन्हीं भी 2 डेट्स के बीच की बिजनेस के डाटा जो आपके फाइनल अकाउंट्स है, उन अकाउंट्स को कंपेयर करके हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। उन अकाउंट्स को कंपैरिजन करके एक डिजाइन फॉर्म में शो करेंगे कि हमारी वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आए हैं और किस रूप में आए हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट की। फंड फ्लो स्टेटमेंट्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्यों बनाया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट पूरी की पूरी तरह से फंड पर निर्भर है, रुपयों पर निर्भर है। तो रुपयों पर निर्भर है तो फाइनेंशियल, वित्त, आपके वित्तीय कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। हम फंड फ्लो स्टेटमेंट एक हमारा ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी सहायता से हम हमारे फाइनेंस, रुपया कहाँ कहाँ जा रहा है, आ रहा है, किन किन रूपों में फंड है, केवल कैश की बात नहीं हो रही है। फंड एक का मीनिंग होल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज पर डिपेंड करता है कि बिजनेस में किस रूप में चेंजेस होते हैं। ठीक, तो वित्त को कंट्रोल रखना कि ज्यादा आपका आउटफ्लो तो नहीं हो रहा है, इनफ्लो तो नहीं हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, किन किन तरह से हो रहा है, तो उसकी प्रॉपर कंट्रोलिंग रखने के लिए भी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा फॉर कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी हमने देखा स्टेटमेंट बनता है 2 डेट्स के फाइनेंशियल डाटा को लेकर। तो 2 डेट के डाटा जब हम लेंगे, 2 ईयर्स के डाटा जब हम लेंगे, तो हम आपस में क्या करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं कि अगर लास्ट ईयर हमारी करंट असेट्स 10,000 है, डेटर्स करंट असेट्स में अगर हम माने कि हमारे जो देनदार हैं, जो हमारे डेटर्स हैं वो 10,000 थे और वो करंट ईयर में बढ़कर 12,000 हो, तो ये क्या हुए हैं, ये बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं 2,000 रुपए। अगर करंट एसेट्स बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स अगर ज्यादा होगी तो वर्किंग कैपिटल अपने आप ही इंक्रीज होगी। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होती है। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं 2 साल के डाटा को। ठीक है, कोई से भी 2 ईयर्स हम ले सकते हैं और किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। अगर आप किसी अन्य कंपनी को में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ के स्टेटमेंट्स में भी कंपेयर करके आप देख सकते हैं, वहाँ का फंड फ्लो स्टेटमेंट उठाकर आप देख सकते हैं कि आप कि कंपनी की वर्किंग कैपिटल कैसी है, कंपनी का स्टेटस कैसा है। तो कंपैरेटिव स्टडी एज अ कंपनी अपने खुद के डाटा की और अदर दूसरी कंपनीज के डाटा को कंपेयर करने के लिए भी यूज में लाती है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है फॉर हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करते तब हैं जब हम किसी डिसीजन पर जाना चाहते हैं। हम डिसीजन अगर लेना चाहते हैं कि हमें बिजनेस में आगे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अगर कहीं नया इन्वेस्टमेंट करना है या फाइनेंस इकट्ठा करना है, किसी भी तरह के डिसीजन जो बिजनेस में लिए जाते हैं, अगर वो फाइनेंस से रिलेटेड है तो डिसीजन को लेने में ये स्टेटमेंट हमारी हेल्प करता है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज, फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस में जितनी भी पॉलिसीज होती है, बिजनेसमैन फंड फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से वो पॉलिसीज आगे फ्यूचर में अगर वो कुछ नया प्लान करना चाहता है तो नई पॉलिसी बनाने में ये फंड फ्लो स्टेटमेंट उसका हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका मैनेजमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह से वर्किंग कैपिटल पर बेस्ड होता है। उसका मैनेजमेंट करने के लिए ही फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है कि वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आए हैं किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी ट्रांजेक्शन को करने में। बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे वो सभी वर्किंग कैपिटल को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉलेज ऑफ चेंजेस और फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए आप देखेंगे कि बिजनेस में ऑपरेशन
ऑपरेशन मतलब संचालन, संचालन से संबंधित जितने भी काम होते हैं बिजनेस में, आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, आपने माल खरीदा है, माल बेचा है, आपने कोई एक्सपेंसेस किया है, रेंट दिया है, इनवर्ट दिया है, कैरेज इनवर्ट दिया है, तो व्यापार को चलाने के लिए प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, जो भी इनकम एक्सपेंसेस होते हैं हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड अगर होते हैं, व्यापार के संचालन से संबंधित हमारा फंड कहाँ कहाँ से रेज हो रहा है, वो कहाँ कहाँ हम उसका यूज कर रहे हैं, तो हमें वर्किंग कैपिटल के साथ साथ ये भी देखना होता है कि हमारा संचालन से संबंधित कितना फंड रेज होगा और कितना उसका हम यूज करेंगे। इसका हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से, जिसमें अलग अलग शेड्यूल्स बनते हैं, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं इसके, तो उसमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन का जो शेड्यूल होगा उसकी सहायता से हम ये देखेंगे कि ऑपरेशन से संबंधित हमारा कितना फंड रेज हो रहा है। लास्ट पॉइंट आता है आपका नॉलेज ऑफ सोर्सेस ऑफ एंड एप्लीकेशंस। नॉलेज ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशंस में हम ये देखेंगे कि हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से हम कहाँ कहाँ से फंड रेज कर रहे हैं, उसके कितने सोर्सेस हैं, सोर्सेस के बाद हम कहाँ कहाँ उनका यूज कर रहे हैं, जो फंड हमें मिला है वो फंड हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे। ये हमारे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव के बाद बात आती है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है। बनाने के लिए, इसके प्रिपरेशन के लिए हमको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि हम उसके फॉर्मेट से समझेंगे। सबसे पहला फॉर्मेट जो होगा, इसमें सबसे पहले हम यहाँ प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले इसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग कैपिटल के चेंज के लिए एक शेड्यूल बनाया जाता है जिसको कहा जाता है शेड्यूल इन वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल के चेंज में किन किन कारणों से चेंजेस आए हैं उसका एक शेड्यूल बनाया जाता है जिसका अपना एक फॉर्मेट होता है। हम ये देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बहाव को शो करता है। यहाँ हम सबसे पहले पर्टिकुलर आपका जो भी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज आप वर्किंग कैपिटल में शो करने वाले हैं उसको दिखाएंगे। 2 साल के डाटा को हम कर रहे हैं कवर, तो यहाँ 1 साल प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर और करंट ईयर, जो 2 साल आप ले रहे हैं वो 2 साल आप इसमें शो करेंगे, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। अब चेंज क्या करना है, तो या तो हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज होती है या हमारी डिक्रीज होगी, या तो करंट लायबिलिटीज बढ़ेंगे या करंट लायबिलिटीज घटेंगे। तो हमारी वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इसमें हम शो करेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, क्या क्या हमारे कैपिटल चेंज किस तरह से हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा आपकी जितनी भी करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स में आप शो करते हैं आपका कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इस तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस, कई करंट एसेट्स जिनमें हम हमारे लास्ट ईयर के फाइनल अकाउंट्स की हेल्प से प्रीवियस ईयर का डाटा और करंट ईयर का डाटा मैच करेंगे। अगर
करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स अगर बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? करंट एसेट्स अब हमारी 10,000 है अगर हमारा कैश, और ये हो गया 12,000, ये क्या हुआ है 2,000 बढ़ा है। करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आता है हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स अगर बढ़ती है तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए जब भी कोई करंट एसेट्स इंक्रीज होगी तो हम उसको शो करेंगे यहाँ इंक्रीज में। इससे हमारी वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हुआ है? वर्किंग कैपिटल बढ़ी है। अगर कोई करंट एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है, जैसे डेटर्स है, डेटर्स लास्ट ईयर हमारे 8,000 थे, अब हमारे 5,000 हो गए। तो ये क्या हुआ है? डेटर्स, माल को हमने बेचा। जब हम क्या करते हैं, उधार माल बेचते हैं जब डेटर्स बनते हैं। तो देनदार अगर हमारे 8,000 से 6,000 या 5,000 हो गए हैं तो कितने कम हुए हैं? वो 3,000 कम हुए हैं। और अगर 3,000 हम करंट एसेट्स में कम लिखेंगे तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी? हमारी कम होगी। तो ये हम पॉइंट कहाँ लिखेंगे? डिक्रीज में लिखेंगे कि वर्किंग कैपिटल डेटर्स के कम होने से भी कम हो गई है। इसी तरह से यहाँ पर जितनी भी हमारी करंट एसेट्स हमारे प्रैक्टिकल्स में या सवाल में दी हुई रहती है उसमें उतने हम इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, फिर इनका हम यहाँ टोटल लगाएंगे। टोटल करंट एसेट्स ए। इसके बाद पॉइंट आता है आपका करंट लायबिलिटीज का, बी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसे कई करंट लायबिलिटीज होंगे। उनकी वैल्यूज लास्ट ईयर और करंट ईयर की हम शो करेंगे। अब करंट लायबिलिटीज के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर वर्किंग कैपिटल में क्या इफेक्ट होगा? तो अगर हमारी करंट लायबिलिटीज बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो क्या होगा? वर्किंग कैपिटल हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि हम माइनस क्या कर रहे हैं? ज्यादा अमाउंट करेंगे। क्योंकि अगर 10,000 की जगह हम 12,000 किसी वस्तु में से घटाते हैं, किसी मूल्य में से, तो क्या होगा? आंसर कम होगा। तो वर्किंग कैपिटल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जब भी करंट लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो वर्किंग कैपिटल कम होगी। इसलिए जब भी ये इंक्रीज हो हमको कहाँ लिखना है? डिक्रीज साइड। और जब भी करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो मतलब अगर क्रेडिटर 10,000 से 6,000 हो गए तो 4,000 कम हो गए हैं लास्ट ईयर से, तो कम होने की जगह क्या होगा? वर्किंग कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम कम मूल्य माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की, यहाँ हो जाएगी करंट लायबिलिटीज की टोटल। करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स की टोटल करने के बाद यहाँ आएगा आपका वर्किंग कैपिटल में क्या परिवर्तन। तो यहाँ हम शो करेंगे वर्किंग कैपिटल। ये जो बी पॉइंट आया है हमारा टोटल करंट लायबिलिटीज का, ए पॉइंट टोटल करंट एसेट्स का, इन दोनों के टोटल को आपस में माइनस करने पर भी क्या होगा? हमारा आंसर आ जाएगा कि क्या परिवर्तन हुए हमारे वर्किंग कैपिटल के चेंज में। इंक्रीज की टोटल और डिक्रीज की टोटल करने पर भी दोनों के डिफरेंस से भी हमको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल टोटल ए करंट एसेट्स माइनस टोटल बी करंट लायबिलिटी। तो ये हमारी शो हो जाएगी कि हमारे बिजनेस में कितनी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई। ये था फर्स्ट आपका शेड्यूल फंड फ्लो स्टेटमेंट का। इसके बाद बनता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए की कैलकुलेशन के लिए हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा बनता है उसी में हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, जिसकी हेल्प से हमको मिलता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। संचालन से संबंधित एक्चुअल में कितना फंड रेज हो रहा है ये हमको निकालना है। किसके लिए? फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। ये फर्स्ट शेड्यूल है, शेड्यूल इन वर्किंग कैपिटल चेंज। आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसका फॉर्मेट। अब हम सेकेंड फॉर्मेट बनाएंगे जो कि नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर आप इसको अकाउंट फॉर्म में बनाएंगे तो आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर आप
इसको स्टेटमेंट में बनाना चाहते हैं तो एक कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन की, जो कि कैलकुलेशन बेस्ड पे की जाएगी। अकाउंट फॉर्म इसका इजी रहता है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हम सभी बनाना फंड फ्लो स्टेटमेंट के पहले सीख चुके होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही कुछ चेंजेस करने होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम एडजस्टेड P&L अकाउंट ही प्रेफर करते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट मिलेगा हमको, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से हमको शुद्ध लाभ मिलता है जिसमें हम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों प्रकार के खर्चे लिखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले देखा शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज। दूसरा फॉर्मेट, इसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले एक कैलकुलेशन की जाती है फंड फ्रॉम ऑपरेशन की। उसके लिए हमको एक एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लुक लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसका नाम ही है। बस एडजस्टेड मतलब इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम पहले बना चुके हैं फाइनल अकाउंट्स में अपने बिजनेस की, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं जिससे हमको फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फंड लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब संचालन से संबंधित कार्यों में हमारा फंड रेज हुआ है या नेगेटिव फॉर्म में गया है, लॉस हुआ है, वो निकालने के लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ आइटम्स में एडजस्टमेंट करने होंगे। हम जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें हम सभी टाइप के बिजनेस के इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस लिखते हैं, चाहे वो कैश हो या नॉन कैश हो, ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो। एक्सपेंसेस कई टाइप के होते हैं। तो जब हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हमको एडजस्टेड P&L अकाउंट बनाना होगा, जिसमें हम हमारा जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से हमको मिला है शुद्ध लाभ, उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे नेट प्रॉफिट में जितनी भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस होती है वो हमारे पुराने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हटा देंगे, क्योंकि हमने पहले ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट किए थे, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्रेडिट किए थे, तो उनको प्लस माइनस करके हमें नेट प्रॉफिट मिला था। अब एक्चुअल में हमको ओनली ऑन ऑपरेशन, ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस लेने हैं। तो अगर हमारे पास बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है तो हम इस तरह का अकाउंट बनाकर उससे क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट उठाएंगे, उसमें से जितनी भी इनकम साइड नॉन ऑपरेटिंग इनकम से है जो बिजनेस के ऑपरेशन, बिजनेस को संचालित करते टाइम, रन करते टाइम ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं थी पर इनकम्स नॉन कैश आइटम्स में की गई थी, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, संपत्ति को बेचने से हमें जो इनकम होती है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाती है। तो इसी प्रकार से रिफंड ऑफ टैक्स, कंपनसेशन रिसीव्ड, आपका डिविडेंड रिसीव्ड, ये कई ऐसी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं जो हमारे बिजनेस में होती तो है इनकम, पर कैश के रूप में या व्यापार के ऑपरेशन संचालन करने से संबंधित नहीं होती हैं। तो ऐसी इनकम हम हमारे नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे, और जितनी भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो हम इस लाभ में से कम कर देंगे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले लिख चुके हैं। जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये कैश में कहीं डेप्रिसिएशन के रूप में, कैश के रूप में रुपया कहीं जाता नहीं है। बिजनेस में हम हमारी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं जो कि क्या होता है, संपत्ति के मूल्य को कम करता है, लेकिन वो जो डेप्रिसिएशन के रूप में से हमने रुपया कम किया है वो रुपए कहीं भी हम फंड के रूप में कहीं जाते नहीं है, वो बिजनेस में ही रहते हैं पर एक फंड के रूप में डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये नॉन कैश आइटम है, इससे कहीं भी बिजनेस का रुपया कम नहीं होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, शेयर और डिबेंचर इशू करने में आपने जो डिस्काउंट दिया है जिससे आपका पर वैल्यू शेयर क्या हुआ है, कम हुआ है, तो वो आपका नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा, एक्सपेंसेस कहलाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, बिजनेस की जो गुडविल होती है वो व्यापारी कभी बेचता नहीं है, वो उसकी वैल्यू को कम करता है, तो वैल्यू जो कम होती है वो कहीं जाती नहीं है, नॉन कैश आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। पेटेंट रिटर्न ऑफ, तो इस तरह से ये जितने भी हैं, अंडर राइटिंग कमीशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड हम कितना डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटरिम या प्रपोज्ड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में अगर कोई अमाउंट ट्रांसफर हो रही है या वहां से अमाउंट कोई
अनादर रिजर्व में ट्रांसफर हो रही है। तो इस तरह से हम हमारा जो लाभ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, जिससे हमको मिलेगा हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फंड लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे या इनकम ज्यादा होंगी, तो इनकम ज्यादा हुई तो हमारा ऑपरेशन का फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, और एक्सपेंसेस ज्यादा होंगी तो क्या होगा, लॉस आएगा। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, पहले P&L अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट प्राप्त करेंगे ऑपरेशन का, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद लास्ट जो स्टेटमेंट बनेगा हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसके लिए हम ये इतने शेड्यूल्स बना रहे हैं, जो कि हमारा रहेगा लास्ट एंड द लिस्ट बट नॉट, उसमें हम हमारे बिजनेस के जितने भी सोर्सेस एंड एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे फंड को रेज करने में और फंड का यूज करने में हमारे आए हैं, जो मेन आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो किस तरह से बनेगा, जो लास्ट हेड रहेगी आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट के रूप में। इसमें हम हमारे बिजनेस के फंड कहाँ कहाँ से हमें रेज हुए हैं, उसके सोर्सेस, और कहाँ कहाँ से हमारे उन फंड को जो हमने रेज किया है उनको हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। ये दो तरह से बनता है, एक होता है इसका रिपोर्ट फॉर्म और दूसरा होता है अकाउंट फॉर्म। और अभी हम बना रहे हैं अकाउंट फॉर्म में, जो लुक लाइक अ बैलेंस शीट की तरह दिखता है। इसमें एक तरफ हम सारे सोर्सेस लिखेंगे और एक तरफ सारी एप्लीकेशंस लिखेंगे कि हमारे सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हमारा फंड रेज हो रहा है कंपनी में या बिजनेस में। आपके नॉर्मल बिजनेस में भी आप कहाँ कहाँ से फंड ला रहे हैं। अगर किसी भी तरह से फंड रेज होना मतलब कहीं ना कहीं से फंड या रुपये के रूप में, कैश के रूप में आना, जैसे इशू ऑफ शेयर, अगर हम शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस में फंड के रूप में रुपया आएगा, शेयर्स के रूप में रुपया आएगा। तो हमारे जो सोर्सेस ऑफ फंड है, पहले हम वो समझेंगे कि सोर्सेस ऑफ फंड क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले होगा आपका इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में आप कितना इस करंट ईयर में आपने कितना शेयर इशू किया है, शेयर्स या डिबेंचर्स के माध्यम से आपने कितना अमाउंट रेज किया है, शेयर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर इशू करके आप कितना रुपया ला रहे हैं। अगर हम बिजनेस में किसी भी तरह से फिक्स लायबिलिटीज के रूप में भी कैश लाते हैं, अगर हम लोन ले रहे हैं तो लोन के रूप में कैश या नगद रुपया आता है बिजनेस में, तो वो भी क्या है, हमारा सोर्सेस ऑफ फंड कहलाएगा। ये आपका लोन कई टाइप के होते हैं। आप बैंक से लोन ले रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले रहे हैं, तो लोन अगर लेते हैं तो लोन हमें पे भी करना पड़ता है। तो अगर आप ले रहे हैं तो वो आपका सोर्सेस है, अगर आप पे कर रहे हैं मतलब रुपया जा रहा है तो वो आपकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशंस में जब हमारे बिजनेस से फंड के रूप में या कैश के रूप में कहीं रुपया जाता है तो वो हमारी एप्लीकेशंस कहलाती है। जैसे इशू ऑफ शेयर में रुपया आया तो प्रीमियम डिस्काउंट ऑन शेयर में रुपया जाएगा रिडम्पशन में। आपका डिबेंचर्स में रिडम्पशन होते हैं, शेयर बायबैक होते हैं। बायबैक शेयर्स, अगर आपने शेयर्स बायबैक किए हैं मार्केट से तो वो हमारे रुपया हम जा रहा है, उसका हम यूज कर रहे हैं, जो फंड हमने रेज किए हैं उसका हम यूज कर रहे हैं। डिबेंचर इशू करते हैं तो रुपया आता है, अगर डिबेंचर रिडम्पशन किए हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो रुपया जाएगा। लोन लेंगे, लोन टेकन, तो आपका सोर्सेस है, फंड आ रहा है, लोन का पेमेंट करेंगे तो रुपया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से फिक्स्ड एसेट्स अगर हम परचेस करते हैं तो रुपया हमारा जाता है, और सेल करते हैं तो रुपया आता है। तो सेल करने पर सोर्सेस हो जाएंगे, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदेंगे तो हमें हमारे सोर्सेस, जो हमारे फंड आया था उसको हम यूज कर रहे हैं, वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हैं तो सोर्सेस और एप्लीकेशंस हो जाएंगे। इसके अलावा
आपने अगर लोन लिया है तो आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, डिविडेंड पे करना होगा। वैसे ही हम अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, शेयर्स के माध्यम से इंटरेस्ट करोगे तो डिविडेंड मिलेगा। तो सोर्सेस डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। और यही चीज अगर हम पे करेंगे, कहीं कोई व्यक्ति हमारी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हमको क्या होगा, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा तो डिविडेंड पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर लोन के रूप में करेगा, डिबेंचर्स के रूप में करेगा, तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर फंड फ्रॉम ऑपरेशन और जो शेड्यूल बनाया था हमने, शेड्यूल ऑफ वर्किंग एंड कैपिटल चेंज, तो शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज में अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी तो हमारे सोर्सेस होंगे, और वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो वो हमारी फंड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डिक्रीज इन उन दो शेड्यूल के आंसर भी इसमें शो होंगे। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपकी आएगी सोर्सेस में, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगी आपकी एप्लीकेशंस में, क्योंकि रुपया कम होता है उससे। इसके बाद जो दूसरा बनाया था एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे हमको मिला था फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फंड लॉस्ट फ्रॉम। तो अगर फंड फ्रॉम ऑपरेशन, संचालन से संबंधित हमारा फंड रेज हो रहा है तो सोर्सेस है, तो वो आ जाएगा हमारा सोर्सेस में फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर फंड में ऑपरेशन में लॉस हुआ है तो फंड लॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, तो ये आपका आ जाएगा आपका एप्लीकेशंस में, यूजर्स में। तो इस तरह से हमारा फंड जिन जिन माध्यम से हमें रेज हो रहा है, मिल रहा है रुकेश, तो वो सोर्सेस में आएगा, और जहां हम उसका यूज कर रहे हैं तो वो हमारी एप्लीकेशंस में आएगा। तो ये जो है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट एज अ अकाउंट फॉर्म में कंप्लीट होता है। अगर हम इसको रिपोर्ट फॉर्म में बनाने जाएंगे तो एज अ स्टेटमेंट आएगा। पहले हम ए पॉइंट करके सारे सोर्सेस लिखेंगे और फिर बी पॉइंट करके सारी एप्लीकेशन लिखेंगे। इसका टोटल और इसका टोटल दोनों इक्वल होगा, ये एक स्टेटमेंट फॉर्म होगा। ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको समझाया, ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे बनता है। थैंक यू।